मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। रेशमी पाजेब आप सबका अभिवादन करता है और आज इस रेशमी पाजेब की घुंघरू की झनकार विकलांगों के लिए, अपाहिजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं कुछ कहूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर शब्द नहीं मिल पा रहे थे। और कल मैंने ये सोचा कि आज मैं इस पर लिख कर ही रहूंगी और जो भी मैंने लिखा वो मैं आपसे साझा करती हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि ये विकलांग वर्ग हमसे अलग नहीं है, ये भी हमारी ही तरह हैं, तो इनको कोऑपरेट करें, इनकी भावनाओं को समझें। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक करना एवं उनके साथ साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी व सहयोग को प्रोत्साहन देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना। वास्तव में मानव समाज सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही विकलांगता चली आ रही है और आज जब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं तब भी विकलांगों की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्तमान समय में विश्व भर में 1 अरब के करीब विकलांग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और विश्व बैंक की सम्मिलित रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी देशों में विकलांगों की समस्याएं अलग अलग होने के बावजूद उनकी मूल समस्याएं एक जैसी ही हैं। सभी देशों में विकलांगों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। सभी देशों में विकलांगों को मूलभूत सुविधाओं जैसे पुनर्वास, शिक्षण एवं रोजगार तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह समाज की मुख्य धारा में पीछे रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की निरंतर क्षति होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य समस्या विकलांगता नहीं है, वरन विकलांगता के प्रति समाज तथा उनके परिवार की नकारात्मक सोच है, जिससे इनका मनोबल निरंतर गिरता चला जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या 2.68 यानी 2.68 करोड़ थी, जो कि कुल आबादी का 2.21% यानी 2.21% है। इस जनगणना में विकलांगता को दृष्टिहीनता, बधिर, मूक, चलने फिरने में असमर्थ, विकलांग, मानसिक मंदता एवं मानसिक बीमारी तथा बहुविकलांगता जैसे 8 प्रकारों में बांटा गया था। वर्ष 1996 में यानी 1996 में विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारण हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम पारित किया गया और इसे इसी वर्ष लागू भी कर दिया गया। इस नियम को पारित करने का उद्देश्य विकलांगों के प्रति भेदभाव को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। वर्ग ग एवं वर्ग घ पदों की नियुक्ति में विकलांगों हेतु 3% आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ वर्ग क एवं ख पदों में भी विकलांगों हेतु आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का उल्लेख किया गया, जो बढ़कर 4% यानी 4% हो गई, परंतु उसमें भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद के चलते जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी की संज्ञानता हेतु दिल्ली के मंडी हाउस पर युवाओं द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। उस धरना प्रदर्शन पर कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने अपनी रोटी सेकी और इस धरना को दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के साथ खत्म कराया।
अफसोस का विषय ये है कि ये नियम पूर्णतया लागू नहीं है। शहरों में तो फिर भी कुछ प्रतिशत को सुधार है, परंतु ग्रामीण इलाकों में इनकी दशा बहुत ही दयनीय है। मैं समझती हूँ सर्वप्रथम सोच और नजरिए में बदलाव की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, विकलांगता में दया नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्हें दान नहीं बल्कि अपने अन्य मानव मित्रों की तरह अधिकार चाहिए। यह समस्या सिर्फ कानून से हल नहीं की जा सकती, इसके लिए जनता के व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। किंतु आपको बता दूं, वास्तविकता कुछ और है। जहां भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, वहीं विकलांगों के प्रति हमारे समाज के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी भारत में विकलांगता को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है और विकलांग बंधुओं को दया का पात्र समझा जाता है। अतः आवश्यक है कि विकलांगों की समस्याओं को हल करने के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाए तथा समाज सेवी संस्थाओं पर भी कड़ी नजर रखी जाए, जिससे वह अपना दायित्व ईमानदारी पूर्वक निभाएं। तभी इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनगिनत एनजीओ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, परंतु वो भी इन्हें सीढ़ी बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आज हेलन केलर की इस बात से हमको सीख लेने की आवश्यकता है कि एक द्वार के बंद होते ही दूसरा द्वार खुल जाता है। प्रायः हम बंद द्वार को ही इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि उस खुले द्वार तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो हमारे लिए खुला होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विकलांगों को दिव्यांग कहकर सिर्फ राजनीति की है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपंगता में उन्हें दिव्यांगता किस प्रकार दिखी? पीएम सर उन्हें उपाधि देकर लॉलीपॉप पकड़ाने के बजाय उनकी समस्याओं का संज्ञान करें तो बेहतर होगा। अब इन्हें अपने अधिकारों का संज्ञान हो गया है। अगर सरकार और कानून ना चेती तो कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में ये अपना अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर हासिल करेंगे। और इसका आगाज इन्होंने मंडी हाउस के उस धरना प्रदर्शन से दे दिया है। समाज सेवी संस्थाएं भी अपने में सुधार लाए, सिर्फ स्वार्थ नहीं कर्तव्य भी निभाएं और साथ मिलकर कुछ नियम बनाएं और उनका पालन करें। मीडिया जिसका राजनीतिकरण हो चुका है, वह भी सिर्फ टीआरपी बढ़ाने में विश्वास रखती है और आज टीआरपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम से ही बढ़ सकता है, परंतु उन्हें भी अपने कर्तव्य का संज्ञान कर इन पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्रकारिता और जर्नलिज्म के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून और कुछ मानवता भी है। बातें बहुत हैं, मुझे लगता है संक्षेप में मैंने आंकड़ों समेत इनका पक्ष रखा है। सच कहूं तो मुझे आज तक विकलांगता की सटीक परिभाषा समझ में नहीं आई कि विकलांग है कौन, शारीरिक रूप से अक्षम या मुख्य धारा में छुपे हुए मानसिक विकृत या विकलांग लोग। जरूरत है स्कूलों में बच्चों को यह शिक्षा देने की कि इनके प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा इन्हें भी उसी स्कूल में शिक्षा दी जाए जिससे एक समता की भावना विकसित हो सके और उन्हें मुख्य धारा में खुद को स्थापित करने में जद्दोजहद ना करनी पड़े। एक विकलांग भाई ने एक टीवी प्रोग्राम में अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि जब वो प्रारंभिक दौर में स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो स्कूल ने उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया और उनके माँ बाप सकारात्मक रहते हुए स्कूलों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अफसोस की बात कि उनका एडमिशन किसी भी नॉर्मल स्कूल में नहीं हुआ। फिर भी उनके मम्मी पापा ने हार नहीं मानी और एक स्कूल ऐसा मिला जहां विकलांगों के लिए शिक्षा
पूरे दिल और भावनाओं से दी जाती थी, और उनके लिए वहाँ पे आना जाना मुश्किल ना हो उसकी भी सुविधाएं थी। और आपको बता दूं कि वहाँ पढ़ करके उन्होंने इतनी हायर एजुकेशन, इतनी उच्च स्तर की तालीम ली कि वो फिर विदेश में गए स्कॉलरशिप के जरिए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत खुशी से बताया कि वहाँ देख करके मेरी आंखें नम हो गई कि जहाँ भारत में सार्वजनिक स्थानों पर आपको देख के लोग दया दिखाते हैं और आप पे कभी कभी हंसते भी हैं, वहीं वहाँ पे इन्हें जिस फ्लैट में रहना था उस फ्लैट में इनके हिसाब से सारी सुविधाएं तय कर दी गई थी, और उसी तरह से इनके रिसर्च वाले जगह पे भी इसी तरह की सुविधाएं कर दी गई थी। तो ये कहने की बात है जो मैं महसूस करती हूँ कि दिव्यांग, माफ कीजिएगा, विकलांग और डिसेबल पर्सन अगर एक जगह से, शरीर के किसी हिस्से से विकलांग होता है तो भगवान ने उसको एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी दी हुई होती है कि अगर उस पे काम किया जाए तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है। और आज के दौर में जरूरत है इनकी इसी एबिलिटी को पहचान कर उसके हिसाब से तालीम देने की, और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप पर होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की अपंगता को पॉजिटिव लेकर के और उनको मुख्य धारा में ही रखने की कोशिश की, हमेशा मोटिवेट किया, वो बच्चे आगे जाकर एक तरह से आत्मनिर्भर हो सके और औरों को भी तालीम या सीख दे सके। जबकि घर से ही जो शुरुआत होती है कि ये तो विकलांग है, पता नहीं कौन से हमारे बुरे कर्म थे जो ऐसा बच्चा पैदा हुआ, या उनको तिरस्कृत करना, वो बच्चे समय के साथ साथ एकदम धीरे धीरे अक्षम हो जाते हैं और दूसरों पे वो निर्भर रहते हैं। कभी कभी तो इस तरह की परिस्थितियों से उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो आज जरूरत है शिक्षा में भी बदलाव की। सामान्य लोगों को, सामान्य बच्चों को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि ये भी आपकी तरह ही हैं, और हो सकता है ये आपसे ज्यादा किसी फील्ड में टैलेंटेड हों, और जब तक ये सोच विकसित नहीं होगी तब तक हमारे विकलांग इसी तरह से उपेक्षित रहेंगे। कुछ विकलांगों को मैंने कहते भी सुना है कि जिस तरह से मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने हरिजनों के लिए इतना सब कुछ कर दिया, उसी तरह से जब तक हमारे विकलांग राजनीति में नहीं आएंगे, हम विकलांगों की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। शायद ये अपने भारत का सिस्टम ही ऐसा है जो भेदभाव पूर्ण तरीके से है। तो मैं सरकार से और अपंग बच्चों के माँ बाप से और समाज सेवी संस्थाओं से कहना चाहती हूँ कि इनके प्रति भेदभाव का व्यवहार करके आप अपने देश को एक होनहार नागरिक देने से चूक रहे हैं। इनके अंदर किसी न किसी फील्ड में इतना ज्यादा टैलेंट है कि ये देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। जरूरत है बस इनकी भावनाओं को समझने की। और अंत में मैं अपने डिसेबल भाई बहनों से चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे से जब लड़ता है सुबह सूरज तभी निकलता है। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद आप पॉजिटिव रहें, आप अपने पे वर्क करें, फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको तिरस्कृत कर सके या आपके टैलेंट को मार सके। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल कुछ अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मैंने अपने विकलांग भाई बहनों का पक्ष ईमानदारी पूर्वक रखा है, और मेरे इस वीडियो से अगर एक भी व्यक्ति की सोच बदलती है या एक भी डिसेबल पर्सन मोटिवेट होता है, तो मैं समझूंगी कि मैंने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सजेशन भी दें, और विकलांग भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अनुभव, अपनी समस्याएं हमें सजेशन पे लिखें, ताकि हम उस पे भी वर्क कर सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।